हेलो एंड वेलकम टू लर्न विद जेनीटेक रिएक्ट सीरीज। इस सीरीज के अंदर हम कंप्लीट बेसिक से एडवांस लेवल तक के रिएक्ट के सारे कॉन्सेप्ट्स को अंडरस्टैंड करेंगे। रिएक्ट होती क्या है वहां से लेकर हम रिएक्ट के प्रॉपर एप्लीकेशंस को डेवलप करेंगे इसके अंदर। अगर तुम बिगिनर हो, तुम्हें बिल्कुल आइडिया नहीं रिएक्ट का, तो फर्स्ट ऑफ ऑल तुम्हें जावास्क्रिप्ट के कुछ कॉन्सेप्ट्स आने चाहिए रिएक्ट को सीखने के लिए। अगर तुम्हें वो नहीं आते तो जाओ, मेरी जावास्क्रिप्ट की एक प्लेलिस्ट है, मैंने ऑलरेडी बनाई हुई है, अराउंड 20-21 वीडियोस हैं उसके अंदर। वो देख के आओ, जितनी जावास्क्रिप्ट तुम्हें रिएक्ट के लिए आनी चाहिए वो सब मैं उसके अंदर अंडरस्टैंड करवा रहा हूँ। सो जो बिगिनर हैं जिनको जावास्क्रिप्ट का बिल्कुल आइडिया नहीं, जाओ सबसे पहले वो प्लेलिस्ट देख के आओ। अराउंड तुम्हें 2-3 दिन लगेंगे उसको सीखने में, प्रॉपर प्रैक्टिस करो, वीक एक लग जाएगा ज्यादा से ज्यादा। फिर रिएक्ट पे जंप इन करो तो तुम इस प्रोजेक्ट को फिर आप साथ स्टार्ट कर सकते हो। इस सीरीज को कंप्लीटली तुम लोग बेसिक से एडवांस लेवल तक लेके चल सकते हो। सो लेट्स गो, लेट्स अंडरस्टैंड, देखते हैं कि रिएक्ट होती क्या है। लेट्स गो। ओके, सो लेट्स अंडरस्टैंड रिएक्ट है क्या और हमें रिएक्ट क्यों सीखनी चाहिए। तो सबसे पहले समझते हैं कि रिएक्ट है क्या। इन सिंपल टर्म्स अगर रिएक्ट को डिफाइन किया जाए तो रिएक्ट इज अ जावास्क्रिप्ट लाइब्रेरी दैट इज यूज्ड टू क्रिएट यूजर इंटरफेस। एक जो वेबसाइट्स हम डेवलप कर रहे होते हैं ना, वो क्रिएट करने के लिए, फ्रंट एंड पे काम करने के लिए हम रिएक्ट जेएस को यूज कर सकते हैं। द सेकंड थिंग, इट इज क्रिएटेड बाय फेसबुक। अच्छा, तो सर ऑलरेडी काम तो हो रहा था, वेबसाइट्स पहले भी फ्रंट एंड पे काम चल रही थी, वेबसाइट बन रही थी, तो रिएक्ट ने ऐसा क्या नया किया कि रिएक्ट में काम किया जाए। फर्स्ट थिंग, आओ, रिएक्ट एक जेएस की लाइब्रेरी है। अब क्वेश्चन आएगा सर लाइब्रेरी क्या है, ठीक है। और काफी सारे बच्चे लाइब्रेरी और फ्रेमवर्क में कंफ्यूज होते हैं, तो मैं उन चीजों को भी डिफाइन करूंगा इसके अंदर। लाइब्रेरी क्या होती है समझ लो, एक इन सिंपल टर्म्स अगर तुम्हें समझाने की कोशिश करूं ना, लाइब्रेरी लाइब्रेरी एक ऐसे है जैसे एक बना बनाया प्लेटफॉर्म है जहां पे तुम लोगों को पहले एक एक एप्लीकेशन बनाने के लिए 1000 लाइंस ऑफ कोड लिखनी पड़ी थी। कितनी? एक एप्लीकेशन बनाने के लिए मुझे पहले 1000 लाइंस ऑफ कोड लिखनी पड़ी थी, लेकिन वही एप्लीकेशन अब मेरी 200 लाइंस में कंप्लीट हो जाती है। दैट इज कॉल्ड लाइब्रेरी। लाइब्रेरी के अंदर बनी बनाई फंक्शनैलिटीज होती हैं जो हमारे काम को आसान कर देती हैं। जहां पे पहले मुझे फंक्शनैलिटीज खुद बनानी पड़ी थी, खुद चीजों को डेवलप करना पड़ा था, वो काम मेरा आसान हो चुका है लाइब्रेरी के अंदर। अच्छा, तो सर फ्रेमवर्क क्या होते हैं फिर? फ्रेमवर्क भी कुछ ऐसे ही होते हैं, लेकिन फ्रेमवर्क लाइब्रेरी में एक छोटा सा फर्क होता है, और मैं एक एग्जांपल देकर तुम्हें समझाऊंगा। अगर मैं इन दोनों के बीच में डिफरेंस बताऊं, ये लाइब्रेरी है और ये फ्रेमवर्क है, और फिर बेहतर क्या होती है वो भी अंडरस्टैंड करेंगे, टेंशन ना लो। फ्रेमवर्क अगर मैं समझाऊं तो एक बना बनाया घर है। जैसे एक बना बनाया घर होता है ना, उस जैसी उसकी मानंद ले लो। एक उसमें एक कमरे होंगे, 2-3 कमरे होंगे, उसमें कुछ वॉशरूम होगा, उसमें किचन होगा, और उसमें कुछ लॉन वगैरह होगा। अब ये जो बना बनाया घर है, इसको अगर मुझे मॉडिफाई करना पड़ जाए तो मैं कितना मॉडिफाई कर सकता हूँ इसको? क्या मैं इस कमरे को बड़ा कर सकता हूँ? नहीं। मैं कमरे का कलर चेंज कर सकता हूँ, मैं कमरे की बेडशीट चेंज कर सकता हूँ, मैं कमरे का लेआउट थोड़ा सा चेंज कर सकता हूँ, चीज़ों को इधर उधर रख सकता हूँ, बट मैं इस कमरे को बड़ा नहीं कर सकता। क्या मैं इस किचन को बड़ा कर सकता हूँ? नहीं। क्या मैं इस दीवार को गिरा के वॉशरूम को किचन में ले आऊँ? नहीं कर सकते ना हम एक बने बनाए घर के अंदर। तो फ्रेमवर्क क्या होता है? फ्रेमवर्क एक बने बनाए घर की मानंद होता है जिसके अंदर हम ज्यादा मॉडिफिकेशंस नहीं कर सकते। हाँ, लिमिटेशंस होती है थोड़ी सी फ्रेमवर्क के अंदर, वो भी आसान होता है, वो भी लाइब्रेरी की तरह ही होता है, लेकिन उसकी मानंद होती है एक बने बनाए घर जैसी, जिसके अंदर हम चीजों को ज्यादा कस्टमाइज नहीं कर सकते। बट इन केस ऑफ लाइब्रेरी, लाइब्रेरी समझ लो एक प्लॉट की मानंद। ये तो एक बना बनाया घर है ना, लाइब्रेरी एक प्लॉट की मानंद है। अगर तुम्हें एक प्लॉट दे दिया जाए और एक घर दे दिया जाए, और तुम्हें कहे कि यार क्या चूज करोगे, वैसे तो मेनली लोग घर ही चूज करेंगे, घर बना बनाया मिल जाए यार कौन दिमाग खपाएगा। लेकिन अगर मैं कहूँ कि यार अपनी मर्जी से रहना है मुझे उस घर के अंदर, अपनी मर्जी से कमरे खुले खुले रखने हैं, अपनी मर्जी से वॉशरूम खुले खुले रखने हैं, मुझे अपनी मर्जी से किचन खुला खुला, मैं डांस करते करते मतलब खाना शाना बनाता हूँ, तो भाई उसके लिए तुम्हें प्लॉट लेना पड़ेगा। ऐसा है कि नहीं है? तुम अपनी मर्जी के कमरे रख सकते हो उसके अंदर, अपनी मर्जी का किचन रख सकते हो, अपनी मर्जी का लॉन रख सकते हो। दैट इज कॉल्ड लाइब्रेरी। अगर मैं एक डिफरेंस बताऊं इसके अंदर, लाइब्रेरी में हमारे पास फ्री हैंड बहुत ज्यादा है। फ्री हैंड का मतलब उसमें कॉम्प्लेक्सिटीज नहीं, कस्टमाइजेशन बहुत आसान होती है। मतलब बहुत ज्यादा कस्टमाइजेशन कर सकते हैं एज कंपेयर टू फ्रेमवर्क। फ्रेमवर्क में इतनी कस्टमाइजेशन नहीं हो सकती। तुम्हें इस चीज की समझ आ गई होगी। ये बने बनाए घर जैसा होता है जिसमें हम ज्यादा कस्टमाइजेशन नहीं कर सकते, और ये एक बने बनाए प्लॉट जैसा होता है जिसके अंदर हम अपनी मर्जी से अपनी चीजों को सेट करते हैं। बस इतना समझ लो। आई होप तुम लोगों को फ्रेमवर्क और लाइब्रेरी के अंदर फर्क समझ आ गया होगा। अब समझते हैं कि सर रिएक्ट को जेएस की लाइब्रेरी क्यों कहा जाता है।
क्योंकि जावास्क्रिप्ट पे बना हुआ है इसलिए कहा जाता है। रिएक्ट एक जावास्क्रिप्ट की क्या है, लाइब्रेरी है, जो किस लिए यूज होती है, यूआई बनाने के लिए। यूआई मतलब वेबसाइट का जो फ्रंट एंड होता है ना, वो बनाने के लिए क्या यूज करते हैं हम, रिएक्ट को यूज करते हैं। अच्छा, तो सर ऐसा क्या फायदा है इसका, अगर रिएक्ट की सेकंड लाइन पढ़े हम, ये तो तुम्हें समझ आ गया होगा। अगर तुम लोग सेकंड लाइन को पढ़ो तो रिएक्ट इज यूज टू मेक अ सिंगल पेज एप्लीकेशन। अब क्वेश्चन आता है सिंगल पेज एप्लीकेशन क्या होते हैं, समझाता हूं मैं। इधर जाओ, अगर मैं रिएक्ट वालों की ऑफिशियल वेबसाइट खोलूं, react.dev लिखोगे तुम्हारे पास आ जाएगी, रिएक्ट की ऑफिशियल साइट है। अगर मैं कहीं पे क्लिक करता हूं, देखो मैं स्क्रीन पे कहीं पे भी क्लिक कर रहा हूं, स्क्रीन चेंज हो रही है कि नहीं हो रही, हाँ हो रही है। क्या पेज रीलोड हो रहा है, इधर देखना, मैं साथ अपनी वेबसाइट खोल लेता हूँ, दोनों चीजों को साइड बाय साइड कंपेयर करेंगे। मैंने जब इस पर क्लिक किया, देखो स्क्रीन चेंज हुई, स्क्रीन रीलोड नहीं हुई। इधर गया, मैंने इस पर क्लिक किया, स्क्रीन चेंज हुई, स्क्रीन रीलोड नहीं हुई। पेज चेंज हो रहा है लेकिन रीलोड कुछ नहीं हो रहा। रिएक्ट फास्ट है कि नहीं है, देखो मैं क्लिक कर रहा हूं उसी टाइम ओपन हो रही हैं चीजें, हो रही हैं कि नहीं हो रही। इन केस ऑफ वेबसाइट, ये जो रिएक्ट पे नहीं बनी हुई हमारी ऑफिशियल साइट, इस पे क्लिक करता हूं, देखो पूरे पेज को रीलोड करना पड़ता है। जाहिर सी बात है लोडिंग टाइम लेगा, चीजों को लोड करने में टाइम लेगा। अगले पेज पे जाता हूं, दोबारा से रीलोड करेगा। बट इन रिएक्ट चीजें रीलोड नहीं होती। इसको हम बोलते हैं सिंगल पेज एप्लीकेशन। इसको हम क्या बोलते हैं, सिंगल पेज एप्लीकेशन। जहां पर जहां पर चीजें एक ही बार लोड हो जाती हैं, क्या होती हैं, चीजें एक ही बार लोड होती हैं। अगर आप कहीं पे भी जाओगे ना, दोबारा रीलोड नहीं होगी स्क्रीन, एक ही स्क्रीन पे रहेंगे और कंटेंट तुम्हारा चेंज होता जाएगा। क्या फास्ट नहीं है, पहली चीज रिएक्ट का पहला फायदा तुम्हें समझ आ गया होगा कि सर एक चीज समझ आ गई, रिएक्ट फास्ट है। रिएक्ट क्या है, फास्ट है। सेकेंड थिंग, अगर मैं तुम्हें जाऊं और इंडीड खोल के दिखाता हूं, स्पेशली पाकिस्तानियों को पता होगा इंडीड क्या है कि नहीं, इंडिया का मुझे पता नहीं, इंडिया या बाकी मुल्कों में है कि नहीं है, लेकिन इंडीड एक पाकिस्तानी प्लेटफॉर्म है जहां पर आई डोंट नो, मे बी इंटरनेशनल प्लेटफॉर्म भी हो, लेकिन यहाँ पे जॉब्स वगैरह आती रहती है। अगर मैं वेब डेवलपमेंट की जॉब सर्च करता हूँ, ठीक है, तो उसमें मोस्टली जॉब्स के अंदर रिएक्ट जेएस का नाम आएगा, जो 2000 प्लस जॉब्स आ रही हैं, ठीक है। इसमें मोस्टली जॉब के अंदर रिएक्ट इन डिमांड होती है। अगर मैं जाके यहाँ पे रिएक्ट डेवलपर सर्च करता हूँ, यहाँ पे रिएक्ट जेएस के डेवलपर सर्च करता हूँ, तो देखो कितनी जॉब्स आ रही हैं, 75 प्लस जॉब्स आ रही हैं जो मेरे नियर बाय चल रही हैं। ये देखो फ्रंट एंड रिएक्ट डेवलपर फ्रंट। यार अगर इन सिंपलर टर्म्स तुम्हें बताऊं, इसकी डिमांड बहुत ज्यादा है। क्या बहुत ज्यादा है, डिमांड बहुत ज्यादा है मार्केट के अंदर। अब हर बंदा अपनी वेबसाइट को, अपने सिस्टम्स को रिएक्ट पर शिफ्ट कर रहा है, अपनी एप्लीकेशंस को कहाँ शिफ्ट कर रहा है, रिएक्ट पे शिफ्ट कर रहा है। यार उसको उसको मैनेज करना आसान है, मैनेज वैसे मैनेजमेंट का मैं नहीं कहूंगा, इन अ सेंस कह सकते हैं आसान है। सेकंड थिंग उसकी डिमांड है। थर्ड थिंग बहुत फास्ट है, दैट्स इट। और फोर्थ थिंग इट्स अ न्यू टेक्नोलॉजी। यार जाहिर सी बात है, न्यू न्यू इनोवेशंस आती हैं, लोग उसकी तरफ मूव करते हैं, तो हमें भी इसकी तरफ मूव करना है समहाउ। तुम्हें समझ आ गई होगी कि रिएक्ट क्यों सीखनी चाहिए। ये दो चीजें वैसे बहुत हैं, एक रिएक्ट फास्ट है, तुम्हारी एप्लीकेशंस बहुत जल्दी लोड होंगी, ये लोड टाइम नहीं लेगा तुम्हारे लिए। देखो इसको हम बोलते हैं सिंगल पेज एप्लीकेशन। और रिएक्ट इन डिमांड भी है, कहीं पे भी चले जाओ इंडस्ट्री में रिएक्ट की जॉब्स ढेर सारी पड़ी हुई है, तो रिएक्ट सीखना ही सीखना पड़ेगा। थर्ड थिंग अगर मैं तुम्हें अंडरस्टैंड कराऊं, तो रिएक्ट अलाउ अस टू क्रिएट रीयूजेबल यूआई कंपोनेंट्स। जहां पर मुझे वेबसाइट बनाने में ऑलमोस्ट 1 मंथ 2 मंथ लगने थे, वहां पे सेम वेबसाइट मैं विद इन 2 वीक्स बना सकता हूँ यूजिंग व्हाट, यूजिंग रिएक्ट। क्यों, ऐसा क्यों है, क्योंकि रिएक्ट के अंदर हमारे पास रीयूजेबल कंपोनेंट्स होते हैं। क्या होते हैं, रीयूजेबल कंपोनेंट्स। क्या मतलब, हम जो वेबसाइट बनाते हैं ना, इधर आओ, ये एक वेबसाइट है तो मैं समझाता हूँ, ये एक वेबसाइट है, ये नैब बार है, ठीक है। इसके बाद एक स्लाइडर आ रहा है, इसके बाद एक 3 4 कार्ड्स आ रहे हैं, फिर फॉर इंस्टेंस फुटर आ रहा है, फुटर में भी 3 4 सेक्शंस हैं, 1 2 3। अब हर वो सेक्शन जो मल्टीपल पेजेस में यूज होगा, कहीं ना कहीं और भी यूज होगा, उसको हम क्या बना देंगे, रीयूजेबल कंपोनेंट्स। उसको हम क्या बना देंगे, इन सिंपलर टर्म्स बताऊं तो उसको हम क्या बना देंगे, एक कंपोनेंट बना देंगे। रिएक्ट कंपोनेंट बेस्ड प्लेटफॉर्म है। क्या, इट्स अ कंपोनेंट बेस्ड प्लेटफॉर्म। हम क्या करते हैं, चीजों को कंपोनेंट्स बेस्ड में बना लेते हैं, उनको क्या बना लेते हैं, कंपोनेंट बना लेते हैं, और उसको हम दूसरे पेजेस में भी यूज कर सकते हैं। जब मैंने एक हेडर बनाया, ये वाला हेडर बनाया, तो जाहिर सी बात है सिर्फ एक पेज पे तो होगा नहीं, बाकी पेजेस पे तो ये है, ये देखो ये हेडर आ रहा है, अगर मैं ये लोड कर रहा हूँ तो बाकी पेजेस पे भी तो हेडर आ रहा है। तो इस हेडर को मैं क्या क्रिएट कर लूंगा, रीयूजेबल कंपोनेंट की तरह। तो सर अगर मैं यहाँ पे आऊँ तो क्या क्या रीयूजेबल कंपोनेंट है यहाँ पे, अगर मैं जाऊँ ना यहाँ पे जाऊँ, तो इसने क्या किया हुआ है, यहाँ पे आओ, ये जो हेडर आ रहा है ना,
कलर क्या, ये वाला कलर लेते हैं। अच्छा, ये क्यों नहीं चल रहा, वाई इट्स नॉट वर्किंग, साइज भी ठीक है, ट्रांसपेरेंसी 100% है। अच्छा, ये जो एक चीज आ रही है ये क्या है, इट्स अ कंपोनेंट जो मल्टीपल चीजों के अंदर यूज होगा, उसको हम क्या बना लेंगे, एक कंपोनेंट बना लेंगे। अच्छा, तो सर क्या ये भी एक कंपोनेंट है? हाँ, क्योंकि बाकी पेजेस में भी तो आ रहा है। अच्छा, तो क्या सर ये भी एक कंपोनेंट है? हाँ, हर वो चीज जो बार बार आपकी वेबसाइट में यूज होगी अलग अलग पेजेस के अंदर, उसको हम क्या बना लेंगे, कंपोनेंट बना लेंगे। दैट्स इट, सिंपल। अच्छा, तो तुम्हें रिएक्ट के कोर कॉन्सेप्ट्स की तो समझ आ गई होगी। अब क्वेश्चन आता है कि सर ऐसा क्या जरूरत पड़ी कि रिएक्ट बनानी पड़ गई। अब मैं समझाता हूँ, रिएक्ट किसने बनाई हुई है, इन सिंपलर टर्म्स फेसबुक ने बनाई हुई है। किसने बनाई है, अब जरूरत क्या पड़ी। रिएक्ट लॉन्च हुई थी 2013 के अंदर। कब लॉन्च हुई है रिएक्ट, 2013 में। अच्छा, उससे पहले क्या यूज होता था, उससे पहले लोग ज्यादातर पीएचपी पे काम करते थे, उनके सिस्टम किस पे होते थे, पीएचपी पे। तो फेसबुक का सिस्टम भी ऐसे ही पीएचपी के ऊपर था। पीएचपी क्या, एक सर्वर बेस्ड प्लेटफॉर्म है, पूरा सर्वर पे डिपेंडेंट होता है। सर्वर बेस्ड प्लेटफॉर्म मतलब ये बगैर सर्वर के चल ही नहीं सकता। अच्छा, फेसबुक वालों को एक प्रॉब्लम आती है 2013 से पहले वाली आवाम, जो 2013 से पहले फेसबुक यूज करते हैं ना, वो चुन्ने मुन्ने मोबाइलों के अंदर बटनों वाले, उनको पता होगा ये। जब भी पहले फेसबुक यूज करते थे तो फेसबुक एक प्रॉब्लम आ रही थी। क्या प्रॉब्लम आ रही है, फेसबुक की चीजें आ रही हैं, यहाँ पे आ रहा है होम, यहाँ पे आ रहा है नोट मैसेजेस, यहाँ पे आ रहे हैं नोटिफिकेशन, यहाँ पे आ रहा है लॉग आउट का बटन। ठीक है, यहाँ पे आ रही है उसकी पोस्ट वगैरह, लाइक हो रहा है, कमेंट हो रहा है, शेयर हो रहा है, लाइक कमेंट शेयर, लाइक कमेंट शेयर। अब प्रॉब्लम ये होती थी कि पहले जब फेसबुक यूज करते थे ना लोग 2013 से पहले, तो रन टाइम पे नोटिफिकेशन नहीं मिलती थी। रन टाइम पे नोटिफिकेशन का मतलब क्या, अब मेरी अगर कोई पिक्चर लाइक करता था ना, पीछे जाके किसी ने लाइक का बटन मार दिया या दिल भेज दिया मुझे, मेरी महबूबा ने या जिसने भी मुझे दिल भेजा, तो मुझे रन टाइम पे नहीं पता चलता था। मुझे कब पता चलता था कि मेरी पिक्चर लाइक हुई या मुझे कमेंट आया, जब तक मैं पूरी स्क्रीन को रिफ्रेश ना कर लूं। क्या ना कर लूं, मैं पूरी स्क्रीन को रिफ्रेश ना कर लूं, तब तक मुझे पता ही नहीं चलता था कि भाई मेरे पास कोई नोटिफिकेशन आई है। तो क्या होता था, प्रॉब्लम आती थी कि बंदे को पूरी स्क्रीन को रिफ्रेश करना। तो फेसबुक ने कहा यार ये तो बड़ी बड़ी खप वाली बात है कि जब तक पूरी स्क्रीन को रिफ्रेश ना किया जाए तो पता ही नहीं चलता किसी ने पिक्चर लाइक की है, किसी ने कमेंट किया है, रीलोड करनी पड़ती है चीजों को। दैट्स इट। जैसे मैं वेबसाइट में अगर कोई चेंजेस करता हूँ, अगर तुम लोग HTML CSS में काम करते हो, तुम लोग वेबसाइट में कोई चेंजेस करते हो, तो आपको आके रीलोड करनी पड़ती है चीजों को। ठीक है, चेंजेस को देखने के लिए। तो ये प्रॉब्लम आ रही थी सेम फेसबुक वालों को। तो फेसबुक एक इंजीनियर उठा, ठीक है, एक इंजीनियर उठा, कहता है सर टेंशन ना ले, मैं कर लूंगा, बेगम हो जाओ, मुझे एक हफ्ता कमरे में बंद कर दो। ठीक है, ये एक इंजीनियर है। ठीक है, उसने लैपटॉप पकड़ा, लैपटॉप पकड़ा, उसने कहा मैं एक हफ्ते के लिए जा रहा हूं कमरे में। ठीक है, तुम्हें कुछ ना कुछ नया ला के दूंगा। वो चला गया कमरे के अंदर, फिर एक हफ्ते बाद कमरे से निकला और उसने बना दिया क्या, रिएक्ट जेएस। रिएक्ट जेएस क्या हो गया, जिसके अंदर हमें रन टाइम पे चीजें मिलती हैं, रन टाइम पे हमें नोटिफिकेशन, रन टाइम पे चीजें, और एक तो फास्ट भी है, रन टाइम पे चीजें मिलना शुरू हो गई हैं, रीलोड नहीं करनी पड़ती चीजों को। अच्छा, तो सर ऐसा कैसे हुआ है मुझे बताओ। हमारी वेबसाइट जो रन होती है ना, या हमारे ब्राउजर जो रन होते हैं, वो डॉम की बेस पे रन होते हैं। किसकी बेस पे रन होते हैं, डॉम, जिसको हम बोलते हैं डॉम ट्री। क्या बोलते हैं उसको हम, डॉम ट्री। अगर मैं समझाऊं डॉम ट्री होता क्या है, जब तुम लोग वेबसाइट बनाते हो तो सबसे पहले टैग क्या आता है वेबसाइट के अंदर, मैं थोड़ा अच्छा अच्छा लिखूंगा इसको ताकि तुम्हें अच्छे से समझ आए। पहले आता है HTML टैग, ऐसा ही है। उसके नीचे फिर आता है तुम्हारा बॉडी टैग, उसके नीचे फिर लाते हो तुम लोग एक डिव बनाते हो, उसके नीचे क्या बनाते हो तुम लोग, एक एक डिव बनाते हो। ठीक है, उसके नीचे फिर एक और नैब बार बनाया। ठीक है, फिर उस नैब बार के अंदर एक और डिव लिया तुमने मेन्यू के नाम का। फिर उसके अंदर तुम लोगों ने एक H1 ले लिया। ठीक है, फिर सेम इस डिव के अंदर दो डिव्स और आ गई, सेम इसके अंदर एक और डिव आ गई। ठीक है, जो मैं समझाने के लिए कर रहा हूँ जस्ट देखो। फिर सेम इसके अंदर फिर H1 आ गया, इसके अंदर H1 और एक इमेज आ गई। ठीक है, एक वेबसाइट जो बिल्ड होती है मैं वो कर रहा हूँ, और एक इमेज आ गई। ठीक है, अगर इसका कनेक्शन बनाया जाए तो सबसे पहले HTML आएगा, बॉडी के अंदर दो डिव्स आ गई, ऐसे ही है। फिर उस डिव के अंदर दो डिव्स और आ गई, इसके अंदर दो डिव और आ गई, इसके आगे फर्दर H1 आ गया, इसके आगे H1 आया, फिर एक और वो आया। अब ये जो चीज पकड़ रहा है, ये किस चीज की शेप पकड़ रहा है, एक ट्री की शेप पकड़ रहा है कि नहीं पड़ रहा, उसकी एक रूट है और आगे ब्रांचेस निकल रही हैं।
इसको बोलते हैं हम डॉम ट्री। इसको क्या बोलते हैं? डॉम ट्री। पहले क्या प्रॉब्लम आती थी कि अगर मैं सिंगल एक एलिमेंट में भी चेंज करता था ना, पूरे डॉम ट्री को रिफ्रेश करना पड़ता था। क्या करना पड़ता था? पूरे डॉम ट्री को मुझे रिफ्रेश करना पड़ता था। ये बाय डिफॉल्ट ब्राउजर की एक नेचर है, समझो, जिन्होंने बनाया। बाय डिफॉल्ट ब्राउजर की नेचर क्या थी कि अभी भी यही है, रिएक्ट ने उसको थोड़ा चेंज किया। जब भी मैं एक H1 में भी चेंज करूंगा वेबसाइट के अंदर, तो पूरे डॉम ट्री को रिफ्रेश होना पड़ता है, हर एक चीज को रीलोड होना पड़ता है। जाहिर सी बात है, तुमने एक चेंज तो करोगे नहीं, इसमें चेंज किया, इसको चेंज किया, इसको चेंज किया, जाहिर सी बात 3 चेंजेस की। लेकिन इन 3 चेंजेस की वजह से पूरे डॉम ट्री को क्या होना पड़ रहा है? रिफ्रेश होना पड़ रहा है, जिसकी वजह से क्या हो रहा है? तुम्हारा लोड टाइम बढ़ रहा है। तो भाई इनका क्या कसूर? इनका क्या कसूर जब सिर्फ इसने चेंज होना है? तो इसके लिए उसने बनाया रिएक्ट जेएस। अब रिएक्ट जेएस कैसे काम करता है मैं तुम्हें ये बताता हूँ। ये तो नॉर्मल एप्लीकेशन ऐसे काम करती है कि एक चीज में भी चेंजेस करेंगे तो पूरा डॉम ट्री रिफ्रेश होगा। बट इन रिएक्ट जेएस हमारे पास दो डॉम ट्रीज होते हैं। एक होता है हमारे पास रियल डॉम, एक हमारे पास क्या होता है? रियल डॉम। और एक हमारे पास होता है वर्चुअल डॉम। वर्चुअल डॉम, इसके अंदर हमारे पास कितने डॉम आ जाते हैं? 2 डॉम्स आ जाते हैं। अगर मैं इसको थोड़ा सा इधर कर दूं जस्ट टू मेक इट विजिबल, ठीक है, दैट्स इट। आई होप तुम्हें समझ आ रही होगी, ठीक है। अब रिएक्ट के अंदर 2 डॉम आ जाते हैं। एक आ जाता है रियल डॉम, जो ये ऑलरेडी काम कर रहा था। कैसे काम कर रहा था? एक HTML आ रहा था, ठीक है, उसके आगे फर्दर ऑन 2 डिव्स आ रहे थे, एक डिव यहाँ पे, एक डिव यहाँ पे, उसके आगे फर्दर ऑन 3-4 डिव्स और आ रहे थे, ठीक है, 1 2 3 4, फिर इसके आगे फर्दर ऑन 2 डिव्स और आ रहे थे। अब ये क्या शक्ल पकड़ है? एक डॉम ट्री की। अगर मैं इसमें चेंज करता था तो पूरे को रीलोड होना पड़ता था। बट इन केस ऑफ रिएक्ट यहाँ पे 2 डॉम होते हैं, एक रियल डॉम होता है और एक वर्चुअल डॉम होता है। रिएक्ट क्या करता है? उसी डॉम की एक कॉपी बनाता है। क्या बनाता है? एक कॉपी बना के रख लेता है उसी डॉम ट्री की। ये जो मैंने ट्री बनाया ना, डॉम ट्री, ये जो ऊपर मैंने तुम्हें समझाया था, जस्ट इसको माइंड में रखना। इसी की क्या बनाते हैं? कॉपी बनाते हैं यहाँ पे। सेम ऐसे क्या बनाते हैं? कॉपी बनाते हैं, उसी की क्या बना लेगा? एक कॉपी बना लेगा। अब जब यूजर इसमें चेंज करेगा, ठीक है, जाहिर सी बात है, उसने H1 को चेंज किया, यहां पे आके चेंजेस की, तो पहले होता था डायरेक्ट चेंज होता था, लेकिन अब ऐसे नहीं होता। अब इन दोनों के बीच में, यूजर और इनके बीच में एक तीसरा बंदा आ चुका है। उस बंदे का नाम है रिएक्ट। इस बंदे का नाम क्या है? रिएक्ट। ये क्या करता है? जब भी कोई चेंजेस आती है ना वेबसाइट के अंदर, डायरेक्ट चेंजेस नहीं होती, पहले चेंजेस किसके पास जाती हैं? रिएक्ट के पास। रिएक्ट कहते हैं ना 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 बाबे, इधर इधर पहले मेरे पास आ। पहले इसके पास जाती हैं चेंजेस, ये पहले मैच करता है कि चेंज क्या करना है उसने। अब फॉर इंस्टेंस उसने एक H1 चेंज करना है, तो वो अपने और वर्चुअल डॉम, रियल और वर्चुअल डॉम को आपस में कंपेयर करता है। क्या करता है? कंपेयर करता है, दोनों को आपस में कंपेयर करेगा। और एक H1 में जो चेंजेस हो रही होंगे सिर्फ उसको चेंज करेगा। सिर्फ किसको चेंज करेगा? सिर्फ H1 को चेंज करेगा, और सिर्फ H1 को ही रीलोड करेगा, बाकी किसी चीज को नहीं छेड़ेगा। सिर्फ किसको चेंज करेगा? H1 को चेंज करके उसी को लोड करेगा, बाकी किसी चीज को चेंज नहीं करेगा। दैट इज कॉल्ड रिएक्ट। खत्म। वो रियल और वर्चुअल डॉम की आपस में कंपेयर करता है, जो चेंजेस होती हैं सिर्फ उसको रीलोड करता है, बाकी चीजों को नहीं छेड़ता। दैट्स इट, सिंपल। इसकी वजह से हमारी एप्लीकेशंस क्या हो जाती हैं? थोड़ी फास्ट हो जाती हैं, लोडिंग टाइम कम पड़ता है। जहां पर मुझे पहले 500 चीजों को रीलोड करना पड़ा था, अब सिर्फ एक चीज को रीलोड करना पड़ा है। आप खुद बताओ कौन सी फास्ट होगी? क्या 500 चीजों को रीलोड करना फास्ट है या एक चीज को रीलोड करना फास्ट है? दैट्स इट, एक चीज को रीलोड करना फास्ट है। खत्म। तो यहां पे आते हैं रिएक्ट के कॉन्सेप्ट। आई होप तुम लोग को समझ आ गई होगी रिएक्ट है क्या, रिएक्ट की सारी स्टोरी समझ आ गई होगी, रिएक्ट क्यों यूज होते हैं, कंपोनेंट्स क्या होते हैं रिएक्ट के अंदर, और लाइब्रेरी और फ्रेमवर्क में क्या फर्क होता है। अगर तुम्हें कोई चीज समझ नहीं आई, कमेंट सेक्शन में मेंशन करो, मैं तुम्हें उसके ऊपर सेपरेट वीडियो ला के समझाऊंगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू सो मच।